11 बजे की 11 खबरें आप देख रहे हैं। बड़ी खबर से आइए बुलेटिन का आगाज करते हैं। बड़ी खबर पीडब्ल्यूडी में ट्रांसफर पर सियासत को लेकर आ रही है। आचार्य प्रमोद कृष्णम का जितिन प्रसाद पर वार। पीडब्ल्यूडी तबादलों की जांच ईडी से कराने की मांग। प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट कर साधा निशाना। तो देखिए तंज कसा जा रहा है यहां पर कि पीडब्ल्यूडी तबादलों की जांच ईडी से कराई जाए। प्रमोद कृष्णम कांग्रेस के नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, जो इस तरह से तंज कस रहे हैं। ट्वीट करके साधा है निशाना। कुछ अफसरों पर कार्रवाई काफी नहीं, ये आचार्य कह रहे हैं। आचार्य ने कहा कि सीएम योगी ईमानदार, कांग्रेस में भी आचार्य और जितिन की ठनी रहती थी। तो योगी ईमानदार, कांग्रेस में भी आचार्य और जितिन में ठनी रहती थी। ये आपको हम बड़ी अपडेट दे रहे हैं। कृष्णम का इशारों में जितिन प्रसाद पर निशाना है। प्रमोद कृष्णम का जितिन प्रसाद पर निशाना के ईडी से होनी चाहिए पीडब्ल्यूडी में घोटालों की जांच। तो जितिन प्रसाद जो कि इस समय नाराज बताए जा रहे हैं, पीडब्ल्यूडी में ट्रांसफर को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। कई ऐसे लोगों के ट्रांसफर किए गए हैं, कई ऐसे बड़े इंजीनियर्स के तबादले कर दिए गए हैं जो बेहतर काम कर रहे थे और जो इस दुनिया में भी नहीं है। 350 से ज्यादा ट्रांसफर्स किए गए हैं पीडब्ल्यूडी में। और ऐसे में सवालों के घेरे में उत्तर प्रदेश का पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, जिसमें जितिन प्रसाद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात की और दिल्ली में इस समय मौजूद है। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए जितिन प्रसाद को एक बड़ा मंत्रालय दिया गया पीडब्ल्यूडी का, जिसमें इस समय कई सवाल जो खड़े हो रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस के कद्दावर नेता जो तंज कस रहे हैं। पीडब्ल्यूडी घोटाले की जांच ईडी से कराने की बात की जा रही है, ट्वीट किया है इन्होंने। अनामिका मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ इस फोन लाइन पर इस खबर पर मौजूद है। अनामिका, यहां पर अब विपक्ष को एक मौका मिल गया है तंज कसने का, सवाल करने का। हम प्रमोद कृष्णम का ट्वीट दिखा रहे हैं जो जितिन प्रसाद पर तंज कस रहे हैं। पीडब्ल्यूडी तबादलों की जांच ईडी से कराने की बात की जा रही है। यही अव्यवस्था फैलाने वाले लोग हैं। तो अनामिका की आवाज, अनामिका पे मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन आपको बता देते हैं ये बड़ी खबर बता रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम का ये तंज भरा ट्वीट भी आपके सामने है जो उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले करा है। पीडब्ल्यूडी में ट्रांसफर्स को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए और अपनी ही पार्टी के कभी कद्दावर नेता रहे जितिन प्रसाद को लेकर उन्होंने तंज कसा, सवाल खड़े किए। तबादले जो हुए हैं पीडब्ल्यूडी में, उसकी जांच ईडी से कराने की मांग की जा रही है। अनामिका से एक बार फिर से हमने सहयोग साधने की कोशिश की है। अनामिका, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो देखिए, ये तो बैठे बैठाए विपक्ष को एक मौका मिल गया। पीडब्ल्यूडी में प्रमोद कृष्णम ईडी से इसकी जांच की मांग की बात कर रहे हैं और जितिन प्रसाद के ऊपर भी तंज कस रहे हैं। देखिए, जितिन प्रसाद पूर्व कांग्रेसी है। सभी जानते हैं कि कांग्रेस में लंबे समय तक वो काम कर चुके हैं। उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो भी कांग्रेस का ही है। हालांकि चुनाव के से ठीक पहले जितिन प्रसाद बीजेपी में आए, बीजेपी सरकार में अब मंत्री हैं, वो कैबिनेट मंत्री हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग है उनके पास, और जिस तरीके से तबादलों को लेकर लगातार जो चल रहा है विवाद, उस बीच में कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णन का ये ट्वीट एक तो हमला कर रहे हैं वो जितिन प्रसाद पे, दूसरी ओर वो ईडी को लेकर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। ये और बात है कि मुख्यमंत्री की ओर से इस पूरे मामले में जांच के बाद बड़ी कार्रवाई की गई है। एचओडी समेत 5 लोगों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए संदेश देने का प्रयास किया गया है। हालांकि जितिन प्रसाद इन तमाम कार्रवाइयों के बाद दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में मैं रोकना चाहूंगी। इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं, सीधे रुख करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के। विभागों का लखनऊ के पूर्व सांसद सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी के समीप सहयोगी सरदेव लालजी टंडन जी की आज मैं इस अवसर पर तो देखिए, इस समय आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे हैं। लालजी टंडन की आज पुण्यतिथि है। लालजी टंडन जी की पुण्यतिथि पर इस समय समारोह में शामिल हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गांधी प्रतिमा पर उन्होंने सबसे पहले माल्यार्पण किया और इस समय मीडिया से मुखातिब होते हुए बात कर रहे हैं। सरदेव लालजी टंडन जी की आज द्वितीय पुण्यतिथि है। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश शासन और पूरे प्रदेश वासियों की ओर से
उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं कि सरदेव टंडन जी लखनऊ की एक पहचान थी। लखनऊ के विकास के लिए और लखनऊ के माध्यम से प्रदेश को एक पहचान दिलाने के लिए उन्होंने पूरा जीवन समर्पित किया था। कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं था जो टंडन जी के बारे में जो कोई नेगेटिव टिप्पणी करता रहा हो। अपनी सहज, सरल और संवेदनशील दृष्टि के कारण वे सबके थे। उन्होंने सबको अपने साथ जोड़ा और विकास की और एक पार्टी के साथ लंबे समय तक, 5 दशक से भी अधिक समय तक, पार्षद से लेकर के राज्यपाल तक की अपनी कुशलतम यात्रा को पूरा करने के बाद आज से 2 वर्ष पहले आज ही के दिन सरदेव टंडन जी अपनी भौतिक काया को विसर्जित करते हुए अपनी अनंत की यात्रा में निकले। लखनऊ के समग्र विकास के लिए और लखनऊ की व्यवस्था, लखनऊ के अतीत के साथ जुड़ी हुई उनकी तमाम स्मृतियां हर उम्र के लोगों के साथ में आज भी जुड़ी हुई हैं। और उन्होंने अपनी कुछ स्मृतियों को तो अनकहा लखनऊ अपनी कृति के माध्यम से भी समाज को देने का प्रयास किया। आज वे भौतिक रूप से हमारे बीच नहीं, उनकी पहली पुण्यतिथि पर यहां पर यह भव्य प्रतिमा स्थापित की गई। उनके पुत्र लोकप्रिय विधायक आशुतोष टंडन जी के नेतृत्व में नगर निगम ने, प्रदेश शासन ने इस पूरी व्यवस्था को उनकी पहली पुण्यतिथि पर उनकी स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए यहां पर आयोजन किया था और आज उनकी द्वितीय पुण्यतिथि है। मैं सरदेव टंडन जी को उनके सार्वजनिक जीवन में किए गए योगदान को, लखनऊ के समग्र विकास को, सरदेव अटल जी की सपनों को साकार करने के लिए जो उन्होंने प्रयास किया, भारतीय जनता पार्टी के एक जमीनी कार्यकर्ता से लेकर के और उस पूरी विचारधारा को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाने में जो योगदान उनका था वह विस्मरणीय है। मैं इस अवसर पर उन्हें प्रदेश सरकार की ओर से, पूरे प्रदेश वासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। तो आप देख रहे हैं कार्यक्रम की तस्वीरें। यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ आप ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम भी देख सकते हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा भी हैं इन तस्वीरों में। तो आज लालजी टंडन जी की पुण्यतिथि है। पहली पुण्यतिथि पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में जब पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो सबसे पहले लालजी टंडन जी की जो ये प्रतिमा बनाई गई है इस पर उन्होंने पुष्प अर्पित किए, माल्यार्पण किया और उनको नमन करने के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। और तस्वीरें आपके सामने। और एक बार फिर से इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं। बड़ी खबर, पीडब्ल्यूडी में ट्रांसफर पर सियासत अब गर्मा गई है। आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस के नेता, उन्होंने जितिन प्रसाद पर बवाल कर दिया है, वार कर दिया है, ट्वीट करा है। पीडब्ल्यूडी तबादलों की जांच ईडी से कराने की वो मांग कर रहे हैं। प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट करके निशाना साधा है जितिन प्रसाद पर। कुछ अफसरों पर कार्रवाई काफी नहीं, तो कुछ अफसरों पर कार्रवाई ही काफी नहीं है, ये बड़ा तंज कसा है आचार्य कृष्णम ने। आचार्य कृष्णम कहते हैं कि सीएम योगी ईमानदार। कांग्रेस में भी आचार्य और जितिन की ठनी रहती थी, ये हम आपको बता देते हैं। तो जब कांग्रेस पार्टी में प्रमोद कृष्णम और जितिन प्रसाद का आमना सामना होता था तो दोनों के बीच में ठनी रहती थी। बेहतर रिश्ते नहीं रहे हैं दोनों के बीच में। ऐसे में आपको बता दें कि योगी को ईमानदार बता रहे हैं प्रमोद कृष्णम, लेकिन यहाँ जितिन प्रसाद के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस में दोनों के बीच में नहीं बनती थी ठीक। प्रमोद कृष्णम का इशारों में जितिन प्रसाद पर निशाना है।
और इस समय प्रमोद कृष्णम जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। सर, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। सर, आपसे जानना चाहेंगे आपके इस ट्वीट के बारे में। योगी जी ईमानदार हैं, लेकिन जितिन प्रसाद के ऊपर आप सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं है। मैं बिल्कुल किसी पे सवाल जो खड़ा कर रहा हूँ इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि कौन ईमानदार है कौन बेईमान है, लेकिन हमारे शास्त्रों में कहा गया है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। जहां तक योगी आदित्यनाथ जी का प्रश्न है तो उनकी छवि जनता में ईमानदार मुख्यमंत्री की है जी। लेकिन जिस तरह के घोटाले, जिस तरह के पैसों का लेन देन, पैसों की लूट खसोट, पैसों की उगाही, करोड़ों रुपए की उगाही पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के अधिकारियों के द्वारा की गई, ऐसे संकेत मिले हैं और ऐसे साक्ष्य मिले हैं। अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की छवि को बचाना है तो फिर इसकी जांच तो बड़े किसी एजेंसी को देनी पड़ेगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर ये स्वतः सिद्ध हो जाएगा कि मुख्यमंत्री का कार्यालय, मुख्यमंत्री जी का कार्यालय या उनके नजदीक के लोग भी इस घोटाले में लिप्त हैं। आखिर कौन सी वजह है कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के द्वारा इस तरह की पैसों की उगाही हो रही थी, सरेआम हो रही थी, और इसके बावजूद सिर्फ 2-4 छोटे बाबुओं पर, अधिकारियों पर कार्रवाई करके लीपापोती की जा रही है। क्या कोई अधिकारी करोड़ों रुपए की वसूली, करोड़ों रुपए की उगाही ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर बिना किसी शक्तिशाली व्यक्ति के इशारे के कर सकता है? मतलब आप सीधे तौर पर प्रबोध कृष्णम जी, सीधे तौर पर आप यहाँ जितिन प्रसाद के ऊपर ही सवाल उठा रहे हैं। मतलब उनकी नाक के नीचे से जो फाइलें निकली हैं, जो तबादले हुए हैं, जिस पर अब जितिन प्रसाद नाराज हैं, आप ये कह रहे हैं कि इस गड़बड़ झाले में उन्हीं का पूरा योगदान है? देखिए, ये कहने वाला मैं कौन हूँ, लेकिन ये बड़ा जांच का विषय है। आखिर योगी आदित्यनाथ जी की जो छवि है वो एक ईमानदार चीफ मिनिस्टर की है और वो अपनी इस छवि को बनाए भी रखना चाहते हैं, बरकरार रखना चाहते हैं। तो अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अपनी छवि को बरकरार रखना चाहते हैं तो ये बताना होगा जनता के सामने कि ये करोड़ों रुपए की वसूली कौन कर रहा था। तो मतलब योगी आदित्यनाथ ईमानदार और जितिन प्रसाद बेईमान, आप ये कह रहे हैं? मैं किसी को बेईमान ठहराने वाला कौन होता हूँ, लेकिन मेरा सवाल जो है वो आज उत्तर प्रदेश की नहीं पूरे देश की जनता के दिमाग में घूम रहा है। ठीक है कि आखिर इतनी बड़ी वसूली, करोड़ों रुपए की वसूली किसके इशारे पे हो रही थी? तो इसकी जांच ईडी या सीबीआई को सौंपनी जरूरी है। ठीक है, मतलब आप बेईमान कह नहीं रहे हैं, लेकिन इशारों में आप लेके उसी दिशा में जा रहे हैं अपने इस ट्वीट के माध्यम से। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम, कांग्रेस के कद्दावर नेता, जो जितिन प्रसाद के ऊपर सवाल उठा रहे हैं और पीडब्ल्यूडी में तबादलों की जांच ईडी से कराने की मांग की बात कर रहे हैं। और अब आज की सबसे बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं। देखिए, देश के अगले राष्ट्रपति के लिए वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। ठीक 11 बजे गिनती शुरू की गई है। शाम तक नतीजे आपके सामने होंगे। सबसे पहले संसद भवन में डाले गए वोटों की गिनती की जा रही है। संसद भवन में कुल 730 वोट पड़े हैं और इन वोटों की गिनती के बाद राज्यों में पड़े वोटों की गिनती अब शुरू होगी। और इस बार राष्ट्रपति चुनाव में मतदाता मंडल में कुल 4,809 वोट पड़े हैं। कुल मिलाकर 99.18% मत पड़ा है। जिन सांसदों विधायकों ने वोट नहीं डाला वो या तो तबीयत उनकी ठीक नहीं है या फिर किसी और काम की व्यस्तता के चलते वोट नहीं दे पाए। कुल मिलाकर 776 सांसद, 4,033 विधायक जिन्होंने वोट डाला। सांसदों के अगर वोट मूल्य की बात की जाए तो सबसे ज्यादा मूल्य सांसदों के वोट मूल्य का होता है, जो कि 700 है, जबकि विधायकों के एक वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। तो हर वोट की अलग वैल्यू है। सांसद जो वोट डालते हैं उसका मूल्य 700 होता है, लेकिन जो विधायक डालते हैं उसका मूल्य 208 होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश से पड़ने वाले विधायकों के वोट वैल्यू सबसे ज्यादा होते हैं, जबकि सिक्किम में सबसे कम 7 मूल्य है, जहां सिक्किम के विधायक जब वोट डालते हैं तो 7 मूल्य गिना जाता है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग 18 जुलाई को हो चुकी है। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत तय मानी जा रही है। 27 दलों का समर्थन उनको है, पलड़ा उन्हीं का भारी है। राष्ट्रपति चुनाव कोविंद
राष्ट्रपति चुनाव में आज तस्वीर साफ होगी, 15वां राष्ट्रपति कौन होगा। लेकिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल जो है वो 24 जुलाई तक चलने वाला है। 25 तारीख है जब देश के 15वें राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करेंगे। और इस समय अनूप गुप्ता हमारे सहयोगी दिल्ली से मौजूद हैं और जानकारी के साथ। अनूप, वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है, शाम तक ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि द्रौपदी मुर्मू या फिर यशवंत सिन्हा कौन होता है देश का 15वां राष्ट्रपति। देखिए, आपको बता दूं कि संसद भवन में राज्यसभा सचिवालय में वोटों की गिनती शुरू हो गई है और सबसे पहले सांसदों की वोटों की गिनती होगी और उसके बाद जो दूसरे राज्यों से जो मतपेटियां आई हुई हैं उनको अलग करके फिर उनकी मतगणना की जाएगी। 2 से 3 घंटों में कह सकते हैं कि स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि किनका पलड़ा भारी है। लेकिन आपको बता दूं कि बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त है। बीजेपी सिर्फ इस बात की ओर देख रही है कि द्रौपदी मुर्मू कितने मतों के अंतर से वो जीत दर्ज कराती है, क्योंकि जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बीजेपी और एनडीए की तरफ से बनाया गया, बीजेपी को ये भरोसा है कि कई राजनीतिक पार्टियां, जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो यशवंत सिन्हा के फेवर में उन्होंने फैसला लिया है, उसके बावजूद उनके सांसद और विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू को वोट उनके तरफ से डाला गया है। तो ये कुल मिलाकर कह सकते हैं तो उनकी कि निश्चित एक मानी जा रही है अनूप, और यही माना जा रहा है। लेकिन सवाल यही बना है, क्या जिस तरह से रामनाथ कोविंद ने बम्पर जीत 2017 में हासिल की थी वो द्रौपदी मुर्मू रिकॉर्ड तोड़ पाती हैं या फिर नहीं। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। और इस समय बड़ी खबर आपको बताएं, नोएडा के कई इलाकों में भीषण जाम लग गया है। जाम में फंसे हैं कई वाहन और एम्बुलेंस भी। सेक्टर 62 की तस्वीरें आपको दिखाएं, जहां पर सेक्टर 74 की रोड पर जाम लगा हुआ है। सेक्टर 62, सेक्टर 74 और सेक्टर 50 में गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। जाम लगा हुआ है। भारी बारिश हुई है, कल भी भारी बारिश हुई है और शायद ये वजह है कि यहां वाहनों की आवाजाही ठप हो गई है। जाम में लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, जरूरी काम पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। दफ्तर जाने वाले लोग, स्कूल जाने वाले बच्चे खास तौर पर परेशानियों का सामना कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने, लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। नोएडा में इस समय कई जगहों पर, कई सेक्टर्स में भीषण जाम की समस्या देखी जा रही है। और बड़ी बात ये, तस्वीरों के साथ आपको बता रहे हैं कि इन गाड़ियों में एम्बुलेंस भी है, जिसको सबसे पहले अस्पताल पहुंचाने की जगह दी जाती है। लेकिन यहां जाम के चलते गाड़ियों के निकलने की कोई जगह नहीं है। ऐसे में जाम में फंसी हुई एम्बुलेंस की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। नोएडा के सेक्टर 62 की हम बात कर रहे हैं, 74 की बात कर रहे हैं और 50, यहां पर सबसे ज्यादा जाम की समस्या देखी जा रही है। तो गाजियाबाद के थाना सिहानी गेट से खबर, जहां पर लूट की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई हैं। गहना खरीदने आए 2 लुटेरों ने पहले तो खरीदने का दिखावा किया और फिर मौका देखकर गहने लेकर वहां से भागने की कोशिश करने लगे। थाना सिहानी गेट क्षेत्र के मालीवाड़ा प्यारेलाल पार्क के सामने लक्ष्मी ज्वेलर्स में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि सीसीटीवी होने की वजह से ही लुटेरे इन तस्वीरों में कैद हो गए और आप भी अपने घर पर बैठे हुए देख सकते हैं कि कैसे इन लुटेरों ने इस घटना को अंजाम देने की कोशिश की। 2 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, सीसीटीवी में लूट की जो घटना कैद हुई है वो, और दूसरी तरफ गहमा गहमी का माहौल बनता हुआ। अगली खबर झांसी से है, जहां पर स्कूली बच्चों से गोबर उठाने का एक मामला सामने आया। बच्चों की तस्वीरें गांव के एक शख्स ने मोबाइल में कैद की, सोशल मीडिया पर डाली और ये तस्वीरें वायरल होगी। हम भी आपको वायरल तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस समय स्कूली ड्रेस में बच्चे फावड़ा लेकर गोबर और गंदगी सर पर ढोते हुए नजर आए। वीडियो वायरल हुआ। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जांच के आदेश दिए और दोषी लोगों पर कार्रवाई की बात कही।
और आइए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, दिनेश खटीक से जुड़ी बड़ी खबर। लखनऊ रवाना हुए हैं दिनेश खटीक, मेरठ से लखनऊ रवाना हुए हैं दिनेश खटीक। न्यूज 18 पर बोले दिनेश खटीक, मुख्यमंत्री ने बुलाया है। तो न्यूज 18 से बोले हैं दिनेश खटीक के मुख्यमंत्री ने बुलाया है और इसीलिए मेरठ से लखनऊ की तरफ रवाना हो चुके हैं। सरकारी गनर और स्कॉट टीम के साथ लखनऊ रवाना हुए। मेरठ से लखनऊ रवाना हुए जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक, जिन्होंने दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुलाकात की। और अब आपको बता रहे हैं, इस समय की बड़ी जानकारी दे रहे हैं, बड़ी अपडेट दे रहे हैं दिनेश खटीक, जल शक्ति राज्य मंत्री, जो कि इस समय मेरठ से लखनऊ की तरफ रवाना हो चुके हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मिलने वाले हैं। कई गंभीर सवाल खड़े हो गए थे इनके रेजिग्नेशन लेटर से, जो उन्होंने खुली चिट्ठी लिखी थी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को, उससे कई गंभीर सवाल खड़े हुए। यूपी सरकार में जिस तरह से सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, उसको और हवा देती हुई दिनेश खटीक का वो खुला पत्र था जो उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखा था। रेजिग्नेशन लेटर दिया था उन्होंने खुली चिट्ठी में। तस्वीरें हालांकि आपको हम दिखा रहे हैं और बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। मेरठ से लखनऊ रवाना हो चुके हैं इस समय जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक। बड़ी खबर आपके सामने, इस समय उत्तर प्रदेश में 3 मंत्रालय जो हैं वो सवालों के घेरे में आ गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब अपने तमाम मंत्रियों की बैठक की, जिसमें उनको नसीहत दी गई कि आंख बंद करके कोई भी दस्तावेज साइन ना किए जाएं और आंख मूंद के अपने अधिकारियों पर भी भरोसा ना किया जाए। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंत्र जो कि उन्होंने अपने मंत्रियों को दिए, लेकिन उसके बाद जो एक एक करके अपडेट्स आ रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। जितिन प्रसाद भी दिल्ली में मौजूद हैं और मेरठ से दिनेश खटीक की रवानगी हो चुकी है लखनऊ की तरफ। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं इस समय की। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।